पितृत्व के मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। डीएनए टेस्ट कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में रोहित शेखर जिन्होंने दावा किया है कि एनडी तिवारी उनके पिता है वो मौजूद हैं और साथ ही साथ उज्ज्वला शर्मा जी जो कि रोहित की माताजी हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। आप दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत है। अदालत ने आज ये भी साफ कर दिया है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तब तक सार्वजनिक नहीं की जाए जब तक कि मुकदमे का फैसला करने के लिए कोर्ट को इसकी जरूरत न हो। कोर्ट ने कहा है कि डीएनए रिपोर्ट को बंद लिफाफे में रखा जाए। कोर्ट ने तिवारी को निर्देश दिए हैं कि वो शुक्रवार तक कोर्ट को बताएं कि इस टेस्ट के लिए कौन सी प्रक्रिया वो अपनाना चाहते हैं। अदालत का कहना था कि नारायण दत्त तिवारी की उम्र को देखते हुए डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है ताकि अगर तिवारी को कुछ हो जाता है तो उनका पुत्र होने का दावा करने वाला युवक यानी रोहित जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मसले पर किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सके। कोर्ट ने तिवारी से पूछा है कि वो डीएनए टेस्ट से आखिर कतरा क्यों रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो एनडी तिवारी से पूछा जा रहा है। तिवारी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उसके फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बिना उनकी मर्जी के डीएनए टेस्ट कराना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही ये परीक्षण 100% सही नहीं होते, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नारायण दत्त तिवारी का कहना था कोर्ट से, लेकिन आज कोर्ट ने उनकी इस बात को पूरी तरह से खारिज किया है और उन्हें 18 मार्च को डीएनए की कौन सी प्रक्रिया वो अपनाना चाहते हैं, इन्हें ब्लड सैंपल के जरिए, बालों के सैंपल के जरिए या किस तरीके से वो अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं ये तय करना होगा। रोहित और उज्ज्वला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये रोहित की एक बहुत लंबी लड़ाई है और रोहित के पिता नारायण दत्त तिवारी हैं, इसके बहुत सारे मायने हैं। रोहित, तो आज का फैसला जो है ये आप लोगों के लिए क्या राहत देने वाला है या आप इसको जीत की तरह देख रहे हैं? जी नहीं, मैं इसे जीत के नहीं, एक प्रक्रिया है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। एक वकील होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि एक प्रक्रिया है, लेकिन मुझे ऐसा आभास है कि न्यायपालिकाएं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों नारायण दत्त तिवारी का जो झूठ है और ऐसे लोगों के जो झूठ है उसको देख रही है, उसको अच्छे से देख के उसको भांप रही है। उज्ज्वला जी, आप तिवारी जी को और इस पूरे मामले को रोहित से ज्यादा बेहतर जानती हैं, ज्यादा पहले से जानती हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपकी लड़ाई ज्यादा बड़ी हो गई, ज्यादा लंबी हो गई है। ये लड़ाई क्या है, ये क्या चल रहा है, ये किस तरह के अधिकार की लड़ाई? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इतने वर्षों से ये एक कानूनी संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष तो कई वर्षों से चल रहा है और रोहित ने ये एक मैं समझती हूँ कि बहुत साहसिक कदम उठाया है। और देखिए, जैसे आपका भी एक सामाजिक सरोकार है और मीडिया तो चतुर्थ स्तंभ है डेमोक्रेसी का, और हमारे भी सोशल कंसर्न्स हैं। कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर आपको इस लड़ाई से मिलेगा क्या। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक सभ्य समाज में क्या इस बात की अनदेखी की जा सकती है कि एक व्यक्ति एक बच्चे को जन्म देकर और उसके बाद वो उसको एक्नॉलेज करना, उसको स्वीकार भी नहीं करना चाहता है? क्या आप समझते हैं इससे ज्यादा कोई डिग्रेडिंग और डिमीनिंग कोई अनुभव बच्चे के लिए हो सकता है? और इसीलिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते और एक सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए मेरे पिता रहे, एक पब्लिक लाइफ में रहे, तो मंत्री रहे केंद्र में, आप उनकी बेटी होने के नाते और स्वयं भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती रही हूँ, तो हम भी एक सामाजिक सरोकार रखते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे इस बात को कि अपनी व्यक्तिगत तो लड़ाई है ही, लेकिन एक ये भी लड़ाई है कि समाज में जो इतने बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, जो जिनको समाज में इतना सम्मान प्राप्त होता है और वो इस तरह से नैतिक स्तर उनका इतना गिरा हुआ है कि जैसे हम ये कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे, तो श्री नारायण दत्त तिवारी संस्कार दरिद्रता में और नैतिकता में तो गरीबी की रेखा से भी नीचे चले गए। इतनी नीचता की हद हो गई। कुछ सवाल उन्होंने भी लगातार, ये जैसा आपने बताया कानूनी लड़ाई है, तो जब आप सवाल करते हैं तो उनके जवाब आते हैं, वो भी कुछ बातें आप लोगों से पूछते हैं या आप। रोहित, उनका ये कहना है कि इतना लंबा समय क्यों लगा, इतना बाद में आप क्यों सामने आए हैं? अगर ये लड़ाई पुरानी थी तो आपको पहले कोर्ट में आ जाना चाहिए था। देखिए, मेरी आपके सामने मैं आज आया हूँ। मेरी कोर्ट की लड़ाई 2007 से चल रही है, जबकि मुझे एक बहुत जबरदस्त आघात पहुंचा था। मुझे एक दिल का दौरा पड़ा था जिसको मैं सरवाइव कर गया, जो आघात में बड़ी मुश्किल से मैं जिंदा हूँ। ये मेरी किस्मत थी और मुझे ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ
तो मेरा नारायण दत्त तिवारी के साथ संघर्ष तब से शुरू हुआ 2005 से, जब वो चरम पे थे, अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तब से संघर्ष है। आपके सामने मैं आज आया हूँ, तो ये संघर्ष 6 सालों से चल रहा है। लेकिन ये लड़ाई तो तब से शुरू हो गई होगी जब से ये पैदा हुए थे। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन, कि आप स्वयं सोचिए कि कोई भी संभ्रांत परिवार, कोई भी कुलीन परिवार क्या अपने घर की लड़ाई को एकदम सड़क पर तो नहीं ले जाता, सार्वजनिक तो नहीं करता। पहले अपने स्तर पर मैंने कोशिश की, मेरे माता पिता ने कोशिश की, क्योंकि मेरे पिता के घर ये बहुत आया करते थे, तो मैं अपने माता पिता के पास ही रहती थी, तो इनका बहुत आवागमन था, आना जाना था। मैं भी यंग वुमेन कांग्रेस में सक्रिय थी और ये यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। तो इस प्रकार से मतलब बहुत, जब चारों तरफ से बहुत हम लोग हार गए, बिल्कुल अपने सारे प्रयासों में, निजी स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर सारे प्रयासों में हार गए, तो अंत में फिर रोहित ने हार करके, मैं कहती हूँ मेरे बेटे की हिम्मत है और मैं आई एम प्राउड ऑफ हिम, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे उस पर अभिमान और आपने जैसा कहा, ये अब ये सड़क की लड़ाई नहीं है, एक सामाजिक लड़ाई है, क्योंकि आपकी निजी जो कुछ है अपेक्षाएं वो तो है ही, अब जनता भी इस लड़ाई को देख रही है। आप में इनमें ये देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी अधिकार की लड़ाई को जीता जा सकता है या उनसे संघर्ष किया जा सकता है। तो ऐसे में अब लोग आपसे भी कुछ जवाब जानना चाहते हैं इस लड़ाई में। नो डाउट आपने सारे सवालों के जवाब कोर्ट में रखे होंगे, हर चीज का जवाब आपने दिया होगा, पर मैं चाहूंगा कि फैक्चुअली अगर कुछ चीजों को करेक्ट करने तो आप उनको करेक्ट भी करें। क्या ये सही है कि आपने ये गर्भ में थे, उसके बावजूद आपने शादी की, उस वक्त आपको शादी करनी पड़ी, आपने शादी की? यानी सवाल ये उठता है कि आपने शादी क्यों की? अगर शादी तो बहुत पहले हो चुकी थी जी, शादी तो, विवाह तो बहुत पहले हो चुका था 1962 में, और मैं क्योंकि एक असफल वैवाहिक संबंध में थी, एक फेल्ड मैरिज में थी और सेपरेटेड, ऑलमोस्ट सेपरेटेड लाइफ रह रही थी। मैं अपने माता पिता के यहाँ रह रही थी, कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था, लेकिन सेपरेशन था, तो इस अलगाव की स्थिति बनी हुई थी। तो उस अलगाव की स्थिति में जब अपने माता पिता के यहाँ मैं रहती थी, तब नारायण दत्त तिवारी जी का बहुत आवागमन शुरू हुआ हमारे घर में, और उन्हीं की पहल करने पर जब उन्होंने देखा कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक प्रकार से एक वैक्यूम है और एक असफल वैवाहिक संबंध है और सेपरेटेड हैं दोनों, तो उनकी पहल से ही ये संबंध बना। और जब उन्होंने कहा कि मैं निसंतान हूँ और मेरा भी अपनी पत्नी से वैवाहिक संबंध में कोई विशेष सामंजस्य नहीं है, तो इस पर उन्होंने ये पहल की और निसंतान होने का दुखड़ा रोया अपना और तरह तरह से आग्रह किया, जिस पर मैंने उनको बार बार कहा कि देखिए, एक विधिवत विवाह, मैं डाइवोर्स लेती हूँ, आप भी डाइवोर्स लीजिए, और उसके बाद विधिवत विवाह करके फिर उसके बाद किसी संतान का जन्म हो तो वो ज्यादा अच्छा। लगभग किस सन की बात, मतलब किस समय की बात है, ये क्या काल रहा होगा? ये आप समझिए कि 1976-77 के आसपास की बात है। रोहित जन्म के बाद मतलब कुछ समय आपको समझने में, चीजों को होश संभालने में लगा होगा, लेकिन जब आपने होश संभाला, माता पिता के मायने आप समझने लगे थे, तब से आपको पता था कि नारायण दत्त तिवारी आपके पिता है? जी, इस चीज को आप जानते थे? माता जी ने आपको इसके बारे में बताया था? नहीं, नारायण दत्त तिवारी खुद ही आते थे। अच्छा। और खुद ही ऐसे ऐसे मतलब जैसे कोई पिता देता है, लोरी सुनाता है पिता या गोद में खिलाता है, वो सब होता था जैसे एक सामान्य पिता के साथ होता है। हम चाहते हैं कि वो कमरे के अंदर, हम चाहते हैं कि आप बताएं कि क्या होता था, कमरे के बाहर नहीं हुआ तो कोई नहीं जानता। आप स्टूडियो के बाहर अगर आप कहें कि मैं आपको नहीं पहचानता तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे ही होता है। नहीं, क्या होता था, लेकिन अब आप कह सकते हैं। हाँ, पूरा देश आपको सुन रहा है, तो हम जानना चाहते हैं क्या होता था। हाँ, या किस तरह के जेस्चर उन्होंने दिए आपको? कभी कहना, कभी जो मैं 2-3 जब जो मैंने होश संभाला सबसे ज्यादा, कभी कहना कि आजा रे मेरे नूरी, एक गाना हुआ करता था, आजा रे क्या मेरे गुंजनू आजा, आजा, ऐसे गुंजन इसका घर का प्यार का नाम तो था। मैं उनको करता था, कभी लिपटना, कभी वो मेरे जन्मदिन पे आना, केक काटना, सब हर जन्मदिन पर विदाउट फेल आना। मतलब वो बड़ा प्रेम करते थे? नहीं, प्रेम नहीं करते थे, दिखावा तो जरूर करते थे। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो अब देखता हूँ मैं, वो प्रेम नहीं था, वो खाली एक खाना पूर्ति सी, एक नाटक था। एक बड़े मंत्री, क्योंकि उस वक्त वो प्रधानमंत्री के पद को देख रहे थे, 80 का दशक था, वो देख रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री या बहुत बड़ा पद पे जा सकता हूँ, तो इनसे मुझे कोई बैर नहीं लेना चाहिए। और आपसे दूरियों की वजह? देखिए, ये थोड़ा सा विस्तार से होगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। तो आपसे दूरियों की, या वो किस वजह से आप लोगों से दूर जा रहे थे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इस पर मैं आपसे बातचीत करता हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। जी जरूर।